नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर मिले अधजले नोटों का मामला देश के हर विभाग को सन्न कर गया। दिल्ली हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट होते हुए मामले की आग इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंच चुकी है। मुद्दे पर देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में भी बहस छिड़ गई है। लेकिन इस बीच यशवंत वर्मा के एक बयान से सवाल उठने लगे हैं, आखिर उनके सरकारी आवास पर मिले अधजले नोटों की गड्डियां किसकी थी? सवाल यही, आखिर अब इस मामले में क्या हो सकता है? जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के स्टोर रूम में अधजले नोटों की गड्डियां देख देश सकते में है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर जैसे ही ये वीडियो अपलोड कर सार्वजनिक किया, वैसे ही जस्टिस यशवंत वर्मा, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड और देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद एक्टिव हो गई। इन सब के अलावा इस केस में एक जांच कमेटी भी है जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई। जांच कमेटी जिसमें 3 सदस्य हैं, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागो, हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति जीएस सिंधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की न्यायाधीश अनु शिवरामन। इन तीनों जजों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अधजले नोटों के बंडल मामले में जांच के लिए नियुक्त किया गया है, जो दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर के स्टोर रूम में आग लगने के दौरान मिले। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जांच कमेटी 25 मार्च को उस जगह पर पहुंची जहां बीते 14 मार्च को आग लगी थी, जिसमें नोटों के बंडल जलते हुए मिले थे। 30 तुगलक क्रिसेंट ये जस्टिस यशवंत वर्मा का आधिकारिक आवास है। इसी घर के स्टोर रूम में होली के दिन यानी 14 मार्च को नोटों के अंबार में आग लगी थी, जहां जांच टीम को पहुंचने में 10 दिन लग गए। दिल्ली हाईकोर्ट के वरिष्ठ जस्टिस यशवंत वर्मा के तुगलक क्रिसेंट रोड 30 नंबर के बाहर न्यूज़ 24 की टीम है, जहां उनके घर पर मिले अधजले नोट के मामले में 3 सदस्यीय जो कमेटी गठित की गई थी, वो तीनों सदस्यीय कमेटी आज उनके घर पर पहुंची। दोपहर के 1 बजे 30 नंबर जो तुगलक क्रिसेंट रोड है, जस्टिस यशवंत वर्मा का घर, उनके पीछे जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं उनका आवास है, उनके पीछे जो पीछे का हिस्सा था वहाँ पे अधजले नोट मिले थे और उसके बाद इन पर जांच कमेटी बिठाई गई थी और उसी का मुआयना करने 3 सदस्यीय कमेटी यहाँ पे पहुँची थी और कहा जा रहा है कि अपनी रिपोर्ट वो जल्द ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस बाबत सौंपेंगे। खैर, 3 सदस्यीय जांच कमेटी करीब 45 मिनट तक जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर रुकी। इस दौरान तीनों जज उस कमरे में भी गए जहां जले हुए नोटों के बंडल मिले थे। तीनों जजों की जांच रिपोर्ट सीजीआई संजीव खन्ना के पास आने के बाद जस्टिस वर्मा प्रकरण में आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ दिल्ली में जांच टीम अपना काम कर रही, दूसरी तरफ यूपी के इलाहाबाद हाईकोर्ट में आक्रोश है, वकीलों में गुस्सा, बार काउंसिल विरोध प्रदर्शन कर रहा, कह रहा है कि हम डस्टबिन थोड़े। हमारा हाई कोर्ट डस्टबिन हो गया है कि आप किसी भ्रष्टाचार के आरोप को झेल रहे जज को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज करके एक प्रयोगशाला के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको जो भी करना है उनके खिलाफ, उनको कहिए वो घर में बैठे और उनके खिलाफ उनकी जांच हो, जांच में वो क्लियर पाए जाते हैं, उनको वापस कहिए कि आ जाएं वो। लेकिन ये क्या औचित्य है कि उनको यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज करके, क्या इससे हमारे यहाँ की न्याय प्रणाली और न्यायपालिका की पारदर्शिता पर क्या इस पर असर हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट का नहीं पड़ने वाला है क्या? कि एक भ्रष्टाचार का आरोप का सामना कर रहे जज को यहाँ पर भेज करके आप क्या साबित करना चाहते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्यादातर लोग भ्रष्ट ही हैं? हमारी ये लड़ाई इसलिए हो रही है कि मेरे यहाँ जो हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट जजेस हैं, आज उनकी छवि खतरे में पड़ी हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट को डंपिंग ग्राउंड समझ लिया है। जो भी होगा उसको आप यही करप्शन के चार्ज पे कहीं कोई जज को ट्रांसफर किया किसी डाउट पे, तो इलाहाबाद इसे हाईकोर्ट वहां ट्रांसफर कर दो। आप देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए पिछले 2 वर्षों से 7-8 वर्षों से माननीय सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल साइड में ऑब्जर्वेशंस हो रहे हैं। कभी आता है समथिंग रॉटन इन इलाहाबाद, कभी आता है इलाहाबाद में लिस्टिंग कोलैप्स हो गई है, कभी आता है जजेस आर नॉट वर्किंग। इस तरह की बातें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट को पता है कि इलाहाबाद की सिचुएशन क्या है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बार एसोसिएशन ऐसा क्यों कह रहा है? दरअसल सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को उनके पेरेंट कोर्ट यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट वापस ट्रांसफर करने की सिफारिश का प्रस्ताव जारी किया। सीजीआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने केंद्र सरकार से यह सिफारिश की। 23 मार्च को ही जस्टिस वर्मा से दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्यभार वापस ले लिया था।
फिलहाल जस्टिस वर्मा कोई कानूनी काम नहीं कर रहे। जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली से इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने का फैसला करने में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को 2 बार बैठक करनी पड़ी। पहली बैठक 20 मार्च को हुई। हालांकि जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद ट्रांसफर करने पर सहमति उसी दिन बन गई थी, लेकिन कॉलेजियम ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की रिपोर्ट और जस्टिस वर्मा के जवाब का इंतजार किया। जस्टिस वर्मा के विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम 24 तारीख को दूसरी बार बैठी और फैसला हुआ कि जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद भेज दिया जाए। सोमवार की शाम को कॉलेजियम ने केंद्र सरकार को लेटर लिखकर जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर की सिफारिश की। कॉलेजियम के प्रस्ताव में कहा गया कि 20 और 24 मार्च 2025 को हुई बैठकों में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट वापस भेजने की सिफारिश की। अब सवाल ये कि इस मामले में सरकार क्या कर सकती है। फैसला सरकार को ही लेना है। सरकार के पास विकल्प है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को मान ले या मानने से इनकार कर दे। अगर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम अपनी सिफारिश को दोबारा सरकार के पास भेजती है तो सरकार को उस सिफारिश को मानना होता है। लेकिन जस्टिस वर्मा के मामले में सरकार के पास एक विकल्प और है। सरकार चाहे तो उनके खिलाफ जांच पूरी होने तक ट्रांसफर की सिफारिश को लंबे समय तक ठंडे बस्ते में डाल सकती है। ऐसे में जस्टिस यशवंत वर्मा इस वक्त अधर में लटक गए हैं। इधर जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड को लेकर संसद में भी काफी गहमा गहमी, खासकर राज्यसभा में। जिस तरीके का दृश्य दिखाई पड़ा है, न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, ये दिखना भी चाहिए कि न्याय हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस पर आप विशेष ध्यान दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहता आपने लीडर अपोजिशन को बुलाया, लीडर ऑफ द हाउस को बुलाया, लेकिन इस पर एक ऐसा कदम उठाया जाना चाहिए जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। आपने लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन लीडर ऑफ द अपोजिशन दोनों को बुला के आपने डिटेल हमको कानूनी पेज के बारे में भी बताया और जिस ढंग से इसको करना चाहिए उसके तरीके भी आप बताएं। ये सब ट्रांसपेरेंसी रहना है, सबको इसको मालूम होना। इसलिए मैं आपको सजेस्ट किया कि हमारे फ्लोर लीडर्स को हम कॉन्फिडेंस में लेके इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे। विपक्ष की इस मांग पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई। मंगलवार को हुई इस बैठक में सभापति जगदीप धनखड़ ने सभी फ्लोर लीडर्स की राय सुनी। सदन के नेता जेपी नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी अपनी राय रखी। इस मीटिंग में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा डीएमके, बीजेडी, बीआरएस, सीपीएम, शिवसेना, यूबीटी, टीएमसी समेत राज्यसभा के तमाम फ्लोर लीडर्स शामिल हुए। हालांकि इस बैठक में कोई आखिरी फैसला नहीं हुआ। राज्यसभा के सभापति अब सभी फ्लोर लीडर्स से 1-to-1 मुलाकात कर इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। इस बीच सभी फ्लोर लीडर्स अपनी अपनी पार्टियों में चर्चा कर ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे पर पार्टी आगे कैसे बढ़ेगी। इसके बाद राज्यसभा में जज के मुद्दे पर चर्चा होगी कि नहीं, ये तय होगा। इसको लेकर एक सर्वदलीय बैठक और होगी। इससे पहले सोमवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सदन के नेता जेपी नड्डा के साथ अलग से मुलाकात की थी। इस मीटिंग के बाद जगदीप धनखड़ ने कहा था कि हमने इस मुद्दे पर सार्थक चर्चा की जो वर्तमान में न्यायपालिका को चिंतित कर रहा है। We had meaningful deliberation about the issue that is agitating the mind of judiciary. It is for the first time since independence that a Chief Justice has, in a transparent, accountable manner, put all material available to him in public domain and shared it without keeping anything with the court. यही नहीं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी एनजेएसी का भी जिक्र किया। उपराष्ट्रपति धनखड़ एनजेएसी अधिनियम को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के अक्टूबर 2015 के फैसले के मुखर आलोचक रहे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम की कमियों को दूर करने के मकसद से जजों की नियुक्ति के लिए सरकार जो व्यवस्था लेकर आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था और तब से ही समय समय पर इस पर बहस होती रहती है। ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के घर बड़ी मात्रा में अधजले नोट मिलने के बाद राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एक बार फिर चर्चा में आ गया। उधर इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन जो विरोध प्रदर्शन कर रहा है, उससे दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा की मुश्किलें खड़ी हो सकती है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन की मांग है कि यशवंत वर्मा पर एफआईआर दर्ज हो और उनके खिलाफ इम्पीचमेंट यानी महाअभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाए। Therefore, continuance of Justice Yashwant Verma any further as High Court judge is dangerous for the democracy as it eroded public faith, which is the only power available with the judicial system. If faith gone, everything gone. Nation will collapse. Bar Association is of a considered opinion that immediate steps should be taken for impeachment of this judge. अगर परमिशन इनको ग्रांट कर दी जाती है सीबीआई को और ईडी को, तो ईडी और सीबीआई पर हिंदुस्तान की आम जनता का भरोसा है, लोकल पुलिस पर नहीं। इसलिए हमारी डिमांड है कि बिना लेट किए हुए कि सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय ना हो पाए, जो बचे खुचे हैं वो भी बचे हैं, एफआईआर की परमिशन दे दी जाए, इनका प्रोसिक्यूशन हो, क्योंकि जनता का विश्वास वापस पाना बहुत जरूरी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन की जो मांगे हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित 3 सदस्यीय जांच कमेटी एक अहम कड़ी साबित हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर मिले जले हुए नोटों के बंडल का जो वीडियो सामने आया था उसे इंक्वायरी कमीशन को सौंप दिया गया। इस बीच दिल्ली फायर विभाग के उन 6 कर्मियों को भी हेडक्वार्टर से अटैच किया गया है जो आग बुझाने के लिए पहुंचे थे। साथ ही फायर ब्रिगेड के पास जिस नंबर से कॉल आया था उसे भी जांच के दायरे में लिया गया। इसके अलावा जो 5 पुलिसकर्मी जिनमें एसएचओ भी शामिल है जो सबसे पहले आग लगने की खबर के बाद मौके पर पहुंचे थे, उनके मोबाइल फोन को हेडक्वार्टर में जमा करवा लिया गया। इस मामले में जिला पुलिस ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी रिपोर्ट सौंपी। इतना ही नहीं, जस्टिस यशवंत वर्मा के भी कॉल डिटेल्स को जांच के दायरे में लिया गया। अब जस्टिस वर्मा के 6 महीने की कॉल डिटेल्स की जांच की जाएगी। हालांकि इस पूरे मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा का भी पक्ष आया। जस्टिस वर्मा ने कहा है जिस स्टोर रूम में अधजले नोट मिलने की बात की जा रही है वहां मैंने या मेरे परिवार ने कभी कोई पैसा नहीं रखा। वो एक ऐसी खुली जगह है जहां हर किसी का आना जाना होता है। इस मामले में मुझे फंसाया जा रहा है, मेरे साथ साजिश हुई। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने इंटरनल इंक्वायरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को 21 मार्च को जो रिपोर्ट सौंपी थी उसमें जस्टिस वर्मा ने अपनी सफाई दी। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित कमेटी ने जांच शुरू कर दी है। अगर जस्टिस वर्मा के खिलाफ लगे आरोप साबित होते हैं तब देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वर्मा से इस्तीफा देने को कह सकते हैं, लेकिन जस्टिस वर्मा उसे मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे और तब सीजेआई सरकार से जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई करने को सिफारिश कर सकते हैं और उसके बाद संसद में महाभियोग की कार्रवाई शुरू होगी। अब जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर क्या होती है महाभियोग की प्रक्रिया। दरअसल किसी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को महाभियोग के जरिए हटाया जा सकता है। प्रक्रिया शुरू करने के लिए लोकसभा के 100 सदस्य या राज्यसभा के 50 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए। प्रस्ताव पारित होने पर संसद की कमेटी बनाई जाएगी। संसद की कमेटी पूरे मामले के नए सिरे से जांच करेगी। दोषी पाए जाने पर दोनों सदनों में अलग अलग वोटिंग होगी। सदन में मौजूद सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या की आधी से ज्यादा होनी चाहिए। फैसला सदन में मौजूद सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। ऐसे में अब देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट और संसद पर टिकी कि आखिर जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में आगे क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। सवाल यही, आखिर कौन है जस्टिस यशवंत वर्मा? आखिर कैसे जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड में फंसे हैं? आखिर जिस दिन देश में होली थी उस दिन यानी कि 14 मार्च की रात जस्टिस यशवंत वर्मा के घर आग कैसे लगी थी और कैसे यह बात देश के सामने आई, इस रिपोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम की बैठक हुई और जज साहब को दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया। पूरी कहानी सिलसिलेवार समझिए। तारीख 14 मार्च, दिन गुरुवार, 30 तुगलक क्रिसेंट नजदीक लोक कल्याण मार्ग, दिल्ली। जज यशवंत वर्मा का सरकारी आवास। दिल्ली के 30 तुगलक क्रिसेंट का ये वो सरकारी आवास है जहां दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा रहते हैं। यहीं से 14 मार्च को होली के दिन आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई थी। फायर ब्रिगेड ने आग तो बुझा दी, लेकिन एक ऐसी आग लगा दी जिसकी तपिश पूरी न्यायपालिका महसूस कर रही है।
तारीख 14 मार्च दिन गुरुवार रात 11:35 सरकारी आवाज से फायर स्टेशन को कॉल गया कि घर में आग लगी। रात 11:36 सिर्फ 1 मिनट बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी जज साहब के घर के लिए निकली। फायर स्टेशन से जज साहब के घर की दूरी 3 किलोमीटर। रात 11:43 फायर ब्रिगेड की गाड़ी जज साहब के घर पहुंची। 1 घंटा 56 मिनट तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी जज साहब के बंगले पर रही। पता चला कि घर के स्टोर रूम में आग लगी। फायर कर्मियों ने 5 मिनट के अंदर आग पर काबू पा लिया। खुलासा नंबर 1, फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने इसकी सूचना अपने ऊपर के अधिकारियों को दी। ऊपर के अधिकारियों ने दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों तक बात पहुंचाई। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों ने यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक पहुंचाई। खुलासा नंबर 2, घटना 14 मार्च की थी, जिस दिन देश में होली थी। सुप्रीम कोर्ट बंद था। होली के बाद सुप्रीम कोर्ट 17 मार्च को खुला और 20 मार्च को कॉलेजियम की बैठक हुई। खुलासा होते ही राज्यसभा में कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सदन में सवाल उठाए। This morning we have read about a shocking case of huge amounts of cash unearthed at the residence of a judge of the Delhi High Court. Earlier, 50 members of parliament have submitted a notice to you regarding certain remarks that were made by a judge of the Allahabad High Court. You yourself have repeatedly called into question the urgency for judicial accountability. You have in fact directed the leader of the house on this issue. Sir, I request that you please make some observations on this and give necessary directions to the government to come up with a proposal for increasing judicial accountability. सवाल उठते ही राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने जयराम रमेश के सवाल का समर्थन करते हुए कहा कि अगर यही मामला किसी नेता या अधिकारी या उद्योगपति से जुड़ा होता तो तुरंत कार्रवाई होती। इसलिए एक पारदर्शी और प्रभावी सिस्टम की जरूरत है। If it happens with a politician, he becomes a target, a bureaucrat, an industrialist immediately. And therefore, systemic response, which is transparent, accountable, effective, I am sure will be on the way. अब जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर कौन है ये जस्टिस यशवंत वर्मा। 1969 में इलाहाबाद में जन्म हुआ। दिल्ली के हंसराज कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई की। 1992 में रीवा यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट। 8 अगस्त 1992 से इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत की शुरुआत। अक्टूबर 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में एडिशनल जज नियुक्त। फरवरी 2016 इलाहाबाद हाईकोर्ट में परमानेंट जज नियुक्त। अक्टूबर 2021 को दिल्ली हाईकोर्ट में तबादला। अब इनके तबादले की सिफारिश वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट की गई है, जिस पर इनके घर में मिले अधजले कैश के बाद बवाल मच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज